बीएससी पार्ट सेकंड फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड में हम इससे पहले ले चुके थे ठोस प्रावस्था साम्य, जिसमें हमने मैग्नीशियम और जिंक ठोस प्रावस्था साम्य का अध्ययन किया था, जो कि एक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट प्रकृति का या सर्वांग सम गलनांक युक्त ठोस प्रावस्था साम्य था। उसी कड़ी में फेरिक क्लोराइड और जल ठोस प्रावस्था साम्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। यह भी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड या कंपाउंड वाला प्रावस्था साम्य है, जिसमें FeCl3H2O के संयोजन से मध्यवर्ती ऐसे यौगिकों का संश्लेषण होता है जो अपने गलनांक पर संघटन परिवर्तित किए बिना गलित होते हैं या द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं FeCl3H2O या फेरिक क्लोराइड जल ठोस प्रावस्था साम्य। यह प्रावस्था साम्य एक द्विघटक निकाय है, जिसमें FeCl3 एक घटक के रूप में और H2O दूसरे घटक के रूप में उपस्थित है, अर्थात यह दो घटक युक्त निकाय है। कुल 8 प्रावस्थाएं इसमें बनती है, जिसमें प्रत्येक प्रावस्था को केवल 2 घटकों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, अतः इसे हम द्विघटक निकाय कहते हैं। प्रावस्थाएं कितनी है? 8 है, लेकिन सभी 8 प्रावस्थाओं को हम 2 घटक FeCl3H2O के माध्यम से समझा सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं, अतः इसे हम द्विघटक निकाय कहते हैं। इसके अंदर कुल 8 प्रावस्थाएं कौन कौन सी है वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। घटक यहाँ पर 2 है FeCl3H2O, और प्रावस्थाएं 8 कौन कौन सी, उसमें सबसे पहले दिया है FeCl3 का जलीय विलयन। FeCl3 के जलीय विलयन में विलायक जल H2O और लवण के रूप में FeCl3 है, अर्थात FeCl3H2O द्वारा हम इस प्रावस्था को स्पष्ट कर सकते हैं। सेकंड प्रावस्था है Fe2Cl3 और 12H2O। यहाँ पर भी Fe2Cl3 जो FeCl3 का ही द्विलक के रूप में लिखा गया है और दूसरा अणु है जल, तो दूसरी प्रावस्था भी 2 घटकों से स्पष्ट की जा सकती है। तीसरी प्रावस्था भी Fe2Cl6 7H2O। अब यहाँ आप कहोगे कि Fe2Cl6 क्यों लिखा है? क्योंकि आगे FeCl3 में कुछ विषम संख्या में H2 अणु या सेमी H2 अणु उपस्थित होते हैं, तो उसको पूर्णांक संख्या में दर्शाने के लिए Fe2Cl6 प्रयुक्त किया गया है। तो तीसरी प्रावस्था Fe2Cl6 7H2O, इसको भी हम 2 घटक FeCl3H2O से प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथी प्रावस्था है Fe2Cl6 5H2O, इसमें जल के अणुओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसी तरीके से FeCl6 4H2O ये भी 2 घटक युक्त प्रावस्था है। इसी तरीके से निर्जल ये FeCl3 है, यहाँ पर AlCl3 गलती से लिख दिया गया है, ये FeCl3 है। तो निर्जल FeCl3 जिसमें जल नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको जल H2O कर देते हैं और केवल FeCl3 द्वारा ये प्रावस्था प्रदर्शित की जा सकती है। फिर है 7वें नंबर पे जल वाष्प प्रावस्था, जिसमें FeCl3 नहीं है, केवल जल उपस्थित है। उसके बाद में अंतिम प्रावस्था नंबर 8 पर है बर्फ प्रावस्था, जो कि केवल जल से निर्मित है, अर्थात 0 FeCl3 और H2O। तो इस तरीके से कुल 8 प्रावस्थाएं इसमें उपस्थित है, जिसमें 4 प्रावस्थाएं जलयोजित है, एक विलयन, एक जलवाष्प और एक ठोस बर्फ। FeCl3H2O प्रावस्था साम्य संघनित प्रावस्था साम्य के रूप में अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें वाष्प प्रावस्था को नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल द्रव और विलयन प्रावस्था ही या ठोस प्रावस्था ही सम्मिलित की जाती है। अतः यह संगठित प्रावस्था नियम का पालन करता है, जो कि हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं F = C - P+2। संघनित प्रावस्था साम्य में वाष्प प्रावस्था उपेक्षित की जाती है, जिससे प्रावस्था साम्य दाब से स्वतंत्र हो जाता है
अतः ताप व संघटन के मध्य हम आरेख द्वारा प्रावस्था साम्य को समझाते हैं। तो चूंकि इसमें एक प्रावस्था कम कर दी गई, कौन सी, वाष्प प्रावस्था, अतः इस प्रावस्था साम्य पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः हम दाब से स्वतंत्र साम्य के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। अतः इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जो वक्र बनाएंगे वो ताप और संघटन के मध्य ही प्रदर्शित किया जाएगा। और आपको ध्यान है, इससे पहले भी हमने सभी ठोस प्रावस्था साम्यों के लिए ताप संघटन वक्र का उपयोग किया था, चाहे जिसमें मेल्टिंग या निश्चित यौगिक का निर्माण होता हो या ठोस यौगिक का निर्माण न होता हो, तब भी हम ताप और संघटन के मध्य आरेख प्रदर्शित करके प्रावस्था साम्य का अध्ययन करते हैं। FeCl3H2O प्रावस्था साम्य सर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक का निर्माण करता है। तो इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि हमने ठोस प्रावस्था साम्य को दो भागों में विभाजित किया था। नंबर 1, ऐसे ठोस प्रावस्था साम्य जिसमें सर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक बनता है, और दूसरे जिसमें सर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक नहीं बनता है। तो यहाँ हम एक उदाहरण मैग्नीशियम और जिंक का ले चुके हैं, जो कि सर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक MgZn2 बनाता है। और अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं FeCl3 और H2। इसके वक्र को निम्न रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसे हम ताप संघटन वक्र कहते हैं। और चूंकि इसमें दाब स्थिर है, इसलिए इसको हम समदाबीय वक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर वक्र इस रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें y एक्सिस पर ताप है और z एक्सिस पर संघटन प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बाएं से दाएं संघटन FeCl3 का 0 और दाएं अंतिम बिंदु पर FeCl3 का संघटन पूरा 100% है। जल बाईं ओर बिंदु पर 100%, जबकि दाईं ओर ये घटते हुए 0% तक पहुंच जाता है। इस वक्र में अलग अलग बिंदु दिए गए हैं जो कि वक्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें A से B, B से C, C से D, फिर D से E, E से F, फिर G, H, I, J और लास्ट में पॉइंट आता है K। इसके ताप अलग अलग है। चूंकि X एक्सिस पे शून्य बिंदु पर संघटन FeCl3 का 0 है, लेकिन प्योर जल 100% उपस्थित है, अतः बिंदु A पर शुद्ध H2O की ठोस प्रावस्था अर्थात बर्फ दी गई है, और A बिंदु पर टेम्परेचर लिखा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर पर बर्फ ठोस अवस्था में उपस्थित है या जल ठोस अवस्था में उपस्थित है। लेकिन जैसे ही हम बाएं से दाईं ओर बढ़ते हैं, H2O बर्फ के अंदर हम FeCl3 की कुछ मात्रा मिलाते हैं। और आपको पता है कि बर्फ में लवण मिलाने पर उसके गलना हिमांक में कमी होती है। और चूंकि जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जैसे ही हम FeCl3 मिलाते हैं, इसका हिमांक घटना प्रारंभ हो जाता है, जो A से B की ओर घटता है। और जैसे जैसे FeCl3 की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, इसका हिमांक घटता चला जाता है, जो कि घटते घटते बिंदु B तक पहुंचता है, जहां पर टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात FeCl3 मिलाकर जल के हिमांक को -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटाया जा सकता है। यहाँ पर इस -55 डिग्री से ज़्यादा यदि FeCl3 मिलाया जाए तो वापस जल के हिमांक में कमी प्रारंभ हो जाती है, और ऐसी स्थिति में FeCl3 जल को पिघलाकर उसमें घुलना प्रारंभ कर देता है। इसलिए B से C वक्र को हम Fe2Cl6 12H2O का गलन वक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रदर्शित करें A और B और इधर L जो लिखा है, इसके बीच में एरो से यहाँ प्रदर्शित है बर्फ प्लस FeCl3 की प्रावस्था, और ये बर्फ और FeCl3 प्रावस्था इस स्थान पर उपस्थित रहती है। सभी संतृप्त विलयन के रूप में इसके नीचे उपस्थित है, अर्थात FeCl
612H2 ये संतृप्त विलयन के रूप में उपस्थित है और -55 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद FeCl3 मिलाने पर B से C तक अर्थात -55 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर बढ़ता है, जिसमें बर्फ़ पिघलना प्रारंभ करती है और संतृप्त विलयन साथ में बनता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर C बिंदु आता है। उसके बाद में और वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद और अधिक FeCl3 मिलाया जाए तो यह ताप वापस घटता है, जो कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। तो इस तरीके से यह ताप FeCl3 मिलाने के साथ परिवर्तित होता रहता है, जिसमें नीचे ऊपर से नीचे की ओर जो वक्र आ रहे हैं इन सभी के अंदर हिमांक अवनमन हो रहा है और नीचे से ऊपर जा रहे हैं ये FeCl3 और जल के संयोजन से ताप में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। तो इस तरीके से A से B, B से C 37 डिग्री सेंटीग्रेड, D 27 डिग्री सेंटीग्रेड, D के बाद में E 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में F 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में G 56 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर H 55 पर और I 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर J 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर और K जो दिया गया है ये लास्ट वाली लाइन को टच नहीं करता, उससे पहले तक है और K यहाँ पर एक निश्चित मान को प्रदर्शित करता है और यहाँ जाने पर FeCl3 में जल अति अल्प हो जाता है अर्थात निर्जल FeCl3 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यह ताप संघटन वक्र है जो कि समदाबीय प्रकृति का है, वाष्प प्रावस्था इसमें नहीं है, अतः इसे हम संघनित प्रावस्था का ताप संघटन वक्र कहते हैं, जो FeCl3H2 के मध्य ताप में परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट ले रहे हैं इसकी विभिन्न पदों का अध्ययन। इसमें हमने जो लाइनें खींच रखी है इसके अंदर जो नाम लिखे हुए हैं ये है पहले ब्लॉक के अंदर Fe2Cl612H2 पहली प्रावस्था, दूसरे ब्लॉक में Fe2Cl6 है, ये 5 लिख रहा है, 6 है 7H2 के साथ, तीसरे ब्लॉक के अंदर Fe2Cl6 5H2, चौथे के अंदर Fe2Cl6 4H2 और लास्ट वाले में FeCl3 निर्जल है जो कि इस साम्यावस्था वक्र को प्रदर्शित करता है। इसमें A से लेकर के K तक की जो लाइन खींची गई है इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल है जो FeCl3 के जलीय विलयन की प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा वक्र के ऊपर दो प्रावस्थाएं समय में रहती है और वक्र के नीचे हम चले जाएं तो संतृप्त विलयन के रूप में ठोस प्रावस्था उपस्थित रहती है। नेक्स्ट हम प्रारंभ करते हैं FeCl3 वक्र का अध्ययन निम्न पदों में किया जाता है, जिसमें वक्र हमने पढ़े A से लेके K तक, तो टोटल वक्र AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ एंड JK। इसके अलावा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जितने ब्लॉक बना रखे थे उतने क्षेत्रफल है, ब्लॉक के या वक्र के ऊपर का क्षेत्रफल और वक्रों के नीचे के क्षेत्रफल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। फिर तीसरे नंबर पे हम लेते हैं त्रिक बिंदु और ये गलन क्रांतिक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें गलन क्रांतिक बिंदु B, D, F, H और J जो कि नीचे जो तल के ऊपर थे जिसके नीचे ठोस प्रावस्था होती है उन बिंदुओं को हम गलन क्रांतिक बिंदु कहते हैं और सर्वांग समगलनांक जो ऊपर वाले पॉइंट्स थे उनको सभी को सर्वांग समगलनांक के रूप में दर्शाया गया है। वक्र पर दो प्रावस्थाएं समय में रहती है अतः स्वतंत्रता कोटि का मान यहाँ पर 1 होता है, जिसको हम संघनित प्रावस्था साम्य से स्पष्ट कर सकते हैं। चूँकि ये द्विघटक निकाय है अर्थात कंपोनेंट 2 और चूँकि वक्र पर दो प्रावस्थाएं या फेज साम्य में है तो P का मान भी 2, सरल करने पर F 1 आता है अर्थात स्वतंत्रता कोटि इकाई होती है। FeCl3 और बर्फ के लिए हम
अलग अलग वक्रों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें पहला है AB वक्र। यह बर्फ का गलनांक अवनमन वक्र है। बर्फ में FeCl3 मिलाने पर अणु संख्या गुणधर्म के अनुसार हिमांक अवनमन होता है। BC वक्र, यह ठोस विलयन में अतिरिक्त FeCl3 मिलाने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के कारण ताप बढ़ता है। साथ ही बर्फ के पिघलने से FeCl3 की विलेयता भी बढ़ती है, अतः इसे FeCl3 का विलेयता वक्र कहते हैं। यह Fe2Cl6 12H2O का विलेयता वक्र है, क्योंकि इसमें -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक Fe2Cl6 12H2O का एक संयोजित संरचना बन जाती है और क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करती है। FeCl3 विलयन साम्य में है Fe2Cl6 12H2O के साथ में। इसी तरीके से तीसरा वक्र है CD वक्र। CD वक्र में Fe2Cl6 12H2O का ये गलनांक अवनमन वक्र है, जो ऊपर से नीचे चल रहा है। पहले था बर्फ का गलनांक अवनमन वक्र, अब C और D जो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये Fe2Cl6 12H2O का गलनांक अवनमन वक्र है, जिसमें FeCl3 का विलयन और Fe2Cl6 12H2O साम्य में रहता है। नेक्स्ट में है DE वक्र, वापस नीचे से ऊपर की ओर, तो ये Fe2Cl6 7H2O का विलेयता वक्र है। Fe2Cl6 7H2 और FeCl3 का विलयन साम्य में रहता है, अर्थात ऊपर वाली प्रावस्था के अंदर विलयन है और नीचे की प्रावस्था में जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं उसके घटक को यहाँ पर हम प्रावस्था के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से EF, GH और IJ वक्र, EF, GH, IJ क्रमशः Fe2Cl6 7H2O, Fe2Cl6 5H2O और Fe2Cl6 4H2O के गलनांक अवनमन वक्र है। इसकी तरह इन दो प्रावस्थाएं यहाँ पर साम्य में होती है। जैसे हम यहाँ बात करें Fe2Cl6 7H2O साम्य में है FeCl3 के जलीय विलयन के और Fe2Cl6 7H2O की द्रव प्रावस्था के। तो यहाँ पर FeCl3 का विलयन और Fe2Cl6 7H2O की द्रव प्रावस्था एक ही बनाती है, इसलिए दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। इसी तरीके से वक्र FG, HIJ के नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो क्रमशः Fe2Cl6 5H2, Fe2Cl6 4H2O तथा निर्जल FeCl3 की विलेयता वक्र को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जो ताप बढ़ने वाले वक्र हैं वे विलेयता वक्र हैं, और जो ऊपर से नीचे घटने वाले वक्र हैं जिसमें ताप कम होता है, ये हिमांक अवनमन वक्र कहलाते हैं। अब हम ले रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एकल प्रावस्था युक्त है तो स्वतंत्रता कोटि 2 अर्थात द्विचर निकाय होगा, जबकि दो प्रावस्था युक्त क्षेत्रफल एक चर निकाय होता है। तो यहाँ पर A से K के लाइन के ऊपर का जो क्षेत्रफल है वो FeCl3 का असंतृप्त विलयन है, एक प्रावस्था दर्शाता है। संतृप्त विलयन नहीं है, असंतृप्त ही ध्यान रखना, अर्थात पूर्णतः संतृप्त विलयन न होने का अर्थ ये है कि इसमें और अतिरिक्त FeCl3 मिलाया जा सकता है। ABL क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में ठोस बर्फ व Fe2Cl6 12H2 का संतृप्त विलयन साथ में रहता है। A, B और L ये FeCl6 12H2O के संतृप्त विलयन को प्रदर्शित करता है। दो प्रावस्था युक्त क्षेत्रफल है, जिसमें एक तो बर्फ और Fe2Cl6 12H2 का संतृप्त विलयन दो प्रावस्थाएं बनाता है। BCD क्षेत्रफल, जो कि Fe2Cl6 12H2 का ठोस यौगिक व जलीय विलयन साथ में रहता है। इसी तरीके से शेष तीन जो क्षेत्रफल बचे DEF, FGH और HIJ क्षेत्रफल, इनमें क्रमशः ठोस FeCl3 7H2, Fe2Cl6 5H2, Fe2Cl6 4H2 तथा निर्जल FeCl3 का द्रव विलयन मतलब FeCl3 का द्रव विलयन एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रफल जिसमें दो दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। त्रिक बिंदु, गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक बिंदु।
तीन प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, अतः यह एक शून्य चर निकाय है। और संगणित प्रावस्था नियम से चूंकि घटक दो है FeCl3 और H2O, प्रावस्था है चूंकि यहाँ पर त्रिक बिंदु है तो तीन प्रावस्थाएं साम्य में होंगी, तो P का मान 3 हो गया है और सूत्र में मान रखने पर F आता है 0, अर्थात यह अचर निकाय है या शून्य चर निकाय है। प्रथम गलन क्रांतिक बिंदु B जो कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जो कि बर्फ FeCl3 का जलीय विलयन और Fe2Cl612H2 का ठोस, ये तीन प्रावस्थाएं बनाता है। तो बर्फ ठोस, दूसरा ठोस Fe2Cl612H2 और तीसरा जो विलयन है जलीय विलयन FeCl3 का, ये तीसरी प्रावस्था को दर्शाता है। इसमें दो ठोस और एक द्रव प्रावस्था साम्य में, अर्थात कुल प्रावस्थाओं की संख्या कितनी होती है? 3। दूसरा है द्वितीय गलन क्रांतिक बिंदु, जिसमें Fe2Cl612H2 जो कि यहाँ पर ठोस है, दूसरा Fe2Cl67H2 ये भी ठोस है, और ये दोनों FeCl3 के विलयन के साथ साम्य में रहते हैं। और इसका टेम्परेचर होता है गलन क्रांतिक ताप 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तृतीय गलन क्रांतिक बिंदु है जो कि 30 डिग्री पर F, यहाँ पर Fe2Cl67H2 ठोस और Fe2Cl65H2 ठोस FeCl3 के विलयन के साथ साम्य में रहते हैं। चतुर्थ गलन क्रांतिक बिंदु, चौथा गलन क्रांतिक बिंदु जो कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर H है, इसमें भी .5H2 ठोस और .4H2 ठोस प्रावस्थाएं FeCl3 के साथ में साम्य में रहती या विलयन के साथ साम्य में रहती। ऐसा ही पांचवा गलन क्रांतिक बिंदु है J, और इसमें Fe2Cl64H2 तथा निर्जल FeCl3 ठोस, दो ठोस द्रव FeCl3 के विलयन के साथ साम्य में रहते हैं। इसी तरीके से सर्वांग समगलनांक बिंदु C यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस बिंदु पर प्रावस्था साम्य में निर्मित ठोस यौगिक गलनांक पर संगठन में परिवर्तन किए बिना द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस बिंदु पर दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, सर्वांग सम गलनांक बिंदु या कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है? पहला हम ले रहे हैं सी पर दो प्रावस्थाएं साम्य में होगी, लेकिन संगठन जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात Fe2Cl612H2O ठोस 37 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात गलनांक पर Fe2Cl612H2O द्रव में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में संगठन परिवर्तित नहीं हो रहा है, अर्थात 12 जल के अणु है इधर भी और इधर भी 12 जल के अणु है। यह गलनांक बिंदु है, लेकिन यह FeCl3 के साथ साम्य में रहता है। इसे हम एकल घटक साम्य है, अतः C का मान 1 होगा, प्रावस्थाएं 2 होगी, अतः यह नॉन वेरिएंट या अचर या शून्य स्वतंत्रता कोटि की प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर Fe2Cl612H2 का सर्वांग समगलनांक बता रखा है पहले ही, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ई बिंदु, ये है वापिस सर्वांग समगलनांक, लेकिन ये है Fe2Cl67H2O का सर्वांग समगलनांक, और यहाँ पर 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe2Cl67H2O की ठोस और इसी की द्रव प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। सर्वांग समगलन बिंदु G, सर्वांग समगलन बिंदु G में 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर Fe2Cl65H2O ठोस और उसकी द्रव या गलित प्रावस्था साम्य में रहती है, संगठन परिवर्तित नहीं होता। इसी तरीके सर्वांग सम गलनांक बिंदु I, जहाँ पर Fe2Cl64H2O की ठोस व द्रव प्रावस्थाएं 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम्य में रहती है। तो इस तरीके से इसमें वक्र, फिर गलन क्रांतिक बिंदु टोटल 5, फिर सर्वांग सम गलनांक बिंदु का हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है अगला प्रावस्था साम्य है, और यहाँ तक यह कंप्लीट हो जाता है। तो
Cl3 और H2O प्रावस्था साम्य सर्वांग समगलन बिंदु की व्याख्या के साथ कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने गलन क्रांतिक बिंदु, सर्वांग समगलनांक बिंदु और उसके साथ ही हमने वक्र का अध्ययन और क्षेत्रफल का अध्ययन किया। उसके बाद में हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, वो है सेकंड पार्ट ठोस विलयन साम्य प्रावस्था के, जिसमें दो ठोस द्रव प्रावस्था में संयोजित होकर के असर्वांग समगलनांक युक्त यौगिक बनाते हैं। अर्थात दो ठोस मिलके जिस तीसरे यौगिक का निर्माण करेंगे वह यौगिक अपने गलनांक पर संघटन में परिवर्तित करके फिर द्रव में परिवर्तित होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में वापस प्रारंभ करते